अगर ओबीसी की जनगणना होती है तो इससे नहीं लगता कि जातिवाद टाइप की जो चीज़ें होंगी वो फिर से मतलब आंदोलन आपके जो विरोधी हैं जैसे जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं वो भी फिर इस बारे में कहेंगे कि 27% आरक्षण इनको नहीं मिलना चाहिए। छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये एक संगठन है या फिर राजनीतिक दल है ओबीसी महासभा? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या इससे ओबीसी महासभा को कोई समस्या है? लेकिन जिस प्रकार से ये संत के चोला में आकर राजनीति के साथ साथ समाज को मिसगाइड करने का काम कर रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अभी जो एमपी प्रोटेस्ट हुआ उसको जो समाप्त करने के लिए एमपी सरकार और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर छात्रों को आश्वासन की राजनीति में उलझाकर धोखा दिया है या फिर वो वास्तव में उनकी मांगों पर काम कर रहे हैं? उसमें नेताओं के मंत्रियों के सबसे ज़्यादा लड़के मेंस में जिनके कम नंबर थे उनको इंटरव्यू ज़्यादा अंक देकर 90% नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को अपर कलेक्टर तहसीलदार जनपद सीओ बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठा दिया। जो गांव गरीब किसान मजदूर जो आम परिवारों का बच्चा था वो आज भी संघर्ष कर रहा है। आप कह रहे हैं कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, एससी एसटी वर्ग को भी अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है, हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है और हमारे मध्य प्रदेश में 60 से ज़्यादा विधायक हैं जो कि ओबीसी के हैं। तो आप कहते हैं कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो फिर असल में नाकामी किसकी है, सरकार की या फिर जो नेता हैं इसमें पार्टी में उनकी? हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो खम्मा गणी। दिस इज़ योर होस्ट अमित प्रजापति और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर बृजेंद्र सिंह यादव जो कि ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य हैं। बृजेंद्र जी कई वर्षों से ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं और इन्होंने कई बड़े आंदोलन में अपनी भागीदारी की है। सो सर स्वागत है आपका स्टोरीज विद अमित में। थैंक यू, धन्यवाद आपकी पूरी चैनल की टीम का, शुक्रिया। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ओबीसी महासभा एग्जैक्टली है क्या और ये किन मुद्दों को लेकर काम कर रही है? ओबीसी महासभा एक पिछड़ा वर्ग समाजों को इकट्ठा करके एक हम लोगों ने कमेटी बनाई जिसमें हमारे बेसिक जो हमारी मांगें हैं सरकारी नौकरियों में, यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, हम लोग मध्य प्रदेश से आंदोलन खड़ा हुआ है, तो हमारी मध्य प्रदेश में लगभग 51% आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार थी। यहाँ 14% आरक्षण मिल रहा है। 1992 में आरक्षण लागू हुआ, यहाँ सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर आज तक यहाँ पे 14% ही दिया जा रहा है, 13% पदों पे होल्ड है। और यहाँ पर जो बजट मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग का जो किसान है उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है और सब प्रकार से पिछड़ते जा रहे हैं। सभी जाति संगठनों को इकट्ठा करके हम लोगों ने इसका गठन किया। हम लोग इस मूवमेंट में 2016 से काम कर रहे हैं और सभी हमारी 93 जाति जो मध्य प्रदेश में आती हैं उन सारी जातियों के संगठनों से हम लोगों ने बातचीत करके एक हम लोगों ने आम सहमति बनाई कि एक अपन ऐसा संगठन बनाए जिसमें सारी जातियों को इकट्ठा करें। और ये ओबीसी महासभा एससी एसटी ओबीसी और जो गरीब वंचित तबका है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर हम लोग इस प्लेटफार्म पर सबको जोड़कर एक मूवमेंट मध्य प्रदेश से ले जाके हमने राष्ट्रीय स्तर तक इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं हम लोग। आप कहते हैं कि ओबीसी महासभा में ओबीसी एससी एसटी आदिवासी सभी लोगों का काम होता है, मतलब कि आप जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ओबीसी शब्द एक पिछड़ा वर्ग के लिए ही सीमित रह गया है? कि आप सुनने में लगता है कि सिर्फ ये पिछड़ा वर्ग के लिए कोई महासभा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस आंदोलन में हमारे साथ एससी एसटी के लोग जुड़े हैं और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जो छत्रपति साहू जी महाराज हैं, इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र कोल्हापुर में 1921 के आसपास उन्होंने 50% आरक्षण दिया। छत्रपति साहू जी महाराज ने अम्बेडकर साहब को छात्रवृत्ति उस समय दे के विदेश भेजा। तो ये ओबीसी महात्मा ज्योतिबा फुले के मिशन को बाबा साहब आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब के ही मार्ग पर हम लोग बिरसा मुंडा जी को, क्रांतिकारी जो देश के हमारे आदिवासी वर्ग में पैदा हुए नौजवान जिन्होंने कम उम्र में छक्के छुड़ाए, उन तीनों चारों महापुरुषों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी और हर उस वंचित वर्ग जिसके साथ कोई नहीं है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि हम पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, इसमें हम गरीब समुदाय में जो लोग आ रहे हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो पूंजीवाद का शिकार होकर आज संघर्ष कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सारी लोगों के साथ ओबीसी महासभा खड़ी है। ओबीसी महासभा के नाम से कई संगठन चल रहे हैं। इसमें दिल्ली में भी कई संगठन हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी ओबीसी महासभा के नाम से कई संगठन चल रहे हैं। तो असली ओबीसी महासभा कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस देश में लगभग आप वेबसाइट खोल के देखिए 12 लाख संगठन काम कर रहे हैं। करेक्ट। और मैं अगर पर्टिकुलर जातियों की बात करूं, जैसे यहाँ पे जितनी SC ST OBC की जाति हैं, सारी जातियों के 10-10 संगठन बना दिए हैं। करेक्ट। लोगों ने बनाए हैं, पॉलिटिशियन लोगों ने बनवा दिए हैं, राजनीतिक लोगों ने बनवा दिए हैं, और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बना लेते हैं। जो सड़क पर संघर्ष करेगा, जो आंदोलन करेगा, जेल जाएगा, लट्ठ खाएगा, समाज की लड़ाई फ्रंट पे आके लड़ाएगा, वही संगठन ग्रो करेगा। मानता हूँ मैं, बिल्कुल बहुत सारे संगठन बने हैं, ओबीसी महासभा के ही नाम से हैं। सेम नहीं है ना। और नहीं किसी तो का जिला उनकी- स्तर पे, किसी का राष्ट्रीय स्तर है, किसी का स्टेट, हमारा राष्ट्रीय स्तर पे हमारा इसका पूरा भारत सरकार से हमने इसका रजिस्टर कर रखा है। हम लोग लंबे समय से 16 से काम कर रहे हैं, पूरा देश जानता है इसको। इसमें मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो भी लड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है, वो भी कहीं ना कहीं समाज को जगा रहे हैं, उनके स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को गठबंधन कर सकते हैं ना, कि उनसे भी आप कह सकते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, या आप लोग सभी लोग मिलकर एक संगठन बनाएं, क्योंकि सभी की विचारधारा तो एक ही है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमने प्रयास भी किया, पहले कई मंचों पे हम लोगों ने इकट्ठे होने का प्रयास किया, 2-3 बार हो गए भी, और जब समय आएगा तो उनको भी साथ में लेके चलेंगे हम लोग। आप बार बार संगठन की बात करते हैं, लेकिन हमने देखा है अभी रिसेंटली 1-2 महीने में, 4 महीने में, कि जो आपके संगठन के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े जो पदों पर थे, वो ओबीसी महासभा छोड़कर राजनीतिक दल ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ओबीसी महासभा इस तरह से काम कर पाएगी? देखिए, ये मानव जाति का स्वभाव बड़ा स्वार्थी होता है, और कहीं ना कहीं जब आदमी आंदोलन करता है तो उसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी होती है, थोड़ा मान सम्मान मिलता है, थोड़ी जनता की अपेक्षाएं भी उससे होने लगती हैं, तो उसको भी लगता है कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जिन लोगों को पॉलिटिशियन में जाना तय है, उनको लग रहा है हमको राजनीति में जाना है, तो वो लोग जा रहे हैं, जाते रहेंगे, और सदियों से चला आ रहा है ये। कोई भी आप देख लीजिए, देश में जितने आंदोलन हुए, चाहे देश की आज़ादी का आंदोलन, उससे लीडरशिप निकल के आई। आप लोहिया जी का आंदोलन देखिए, जेपी आंदोलन का आंदोलन देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी का अन्ना हजारे का आंदोलन देखिए। अब ये ओबीसी महासभा का आंदोलन से मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने ओबीसी महासभा के माध्यम से 42 जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में हमारे जो संघर्ष के साथी हैं, 42 जिला पंचायत सदस्य बनाए। एक उमरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष लड़की की बहू जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ मजबूरी बन गई। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बराबर 4-4 वोट आए, एक भीम उसका बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जिला पंचायत सदस्य बना, एक हमारा ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष लड़के की बहू बनी। और उनकी स्थिति ऐसी बनी कि भाजपा और कांग्रेस बराबर वोटों पे आई, पर्ची डरी, पर्ची से वो जिला पंचायत बन गई। कटनी में हमारा जनपद अध्यक्ष है, बालाघाट में हमारा हेमंत साहू जनपद अध्यक्ष हैं। हमने 700 सरपंच बनाए, कम से कम 150 जनपद सदस्य बनाए। इस मूवमेंट में जो हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे थे, तो लीडर निकल के आए। अब लीडरों को पार्टी चाहिए, पॉलिटिक्स क्षेत्र में जाना है, हम लोगों को कई प्लेटफॉर्म हम नहीं तैयार कर पाए पॉलिटिक्स, तो वो जा रहे हैं, और आप प्रयास करेंगे कि उनको सही ट्रैक पर लेके आए। तो ये एक संगठन है या फिर राजनीतिक दल है ओबीसी महासभा? ओबीसी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, समाज को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाना चाहता है। मंडल कमीशन, जाति जनगणना और धन धनती राजपाट में सभी वर्ग जातियों को न्याय दिलाने का हमारा मिशन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन है, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा जी, और देश के तमाम हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा जो देश के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े, सामाजिक न्याय के लिए लड़े, उन सारे महापुरुषों को संत कबीर रैदास से लेकर हमारे बीपी मंडल साहब से लेकर शरद यादव, सुखलाल कुशवाहा जी से लेकर बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर से लेकर तमाम हमारे देश के जो क्रांतिकारी हुए, उनके मिशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं संगठन के रूप में। एक और आप लोग भाजपा, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों का विरोध करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपके जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, वो लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्हें बधाइयाँ देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये दोहराई नहीं है कि मतलब वो उधर भी हैं, इधर भी हैं, दोनों साइड रह के काम कर रहे हैं वो लोग? देखिए, कुछ लोग ऐसे
पहले हम लोगों ने हमारे संगठन ने कार्रवाई की और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, तो उन पर भी हम शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि क्या है कि सामाजिक प्राणी हैं, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी विधायक से जुड़ा हुआ है, करेक्ट। किसी का कोई छोटा मोटा काम चल रहा है, इसको लेकर लगातार हमारे पास शिकायतें आती हैं। अब चूँकि ओबीसी वर्ग गरीब है, कमज़ोर है, मानसिक रूप से भी सशक्त नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो जाता है। या कोई ऐसी भी 4 से शिकायतें आई हैं कि हमारे नेताओं, जो हमारे संगठन के हमारे जो पदाधिकारी, उनके नाम से फेक आईडी बना ली, उसके माध्यम से बधाई देते रहते हैं। आपने कई बड़े आंदोलन किए, आपने भोपाल में एक महाआंदोलन किया था, अभी रिसेंट में आपने बुंदेलखंड सत्याग्रह पदयात्रा निकाली, तो क्या ये सब आंदोलनों से सरकार पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए, कहीं भी अगर आग लगती है धुआं उठता है। आज देखिए, देश में जाति की जनगणना का मुद्दा हम लोग 2016 से इस मिशन को चला रहे हैं। करेक्ट। आज आप देख लीजिए, राहुल गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी जी की पार्टी हो, स्टालिन साहब हों, और भी तमाम जो विपक्ष की सरकारों में जो रहे अन्य दलों के लोग, वो सारे लोग आज की भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार में घेर रहे हैं। और देश में जाति की जनगणना का मुद्दा हम लेके आए। हम लोगों ने राहुल गांधी के साथ 3 बार ज्ञापन दिया, सारे नेताओं को ज्ञापन दिए, लालू प्रसाद जी से मिले, उनको हमने ज्ञापन दिया, मेल कर रहे हैं, इन पर प्रेशर हम भी बना रहे हैं, देश की जनता भी बना रही है, इनकी पार्टियां भी बना रही। आज मुद्दा खड़ा हुआ जनगणना का, अगर हम लोग नहीं लड़ते साथ में, हमारे पूरे राष्ट्रीय कमेटी के, हमारे चाहे वैभव सिंह जी हों, धर्मेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे महेंद्र लोधी जी हों, राकेश पटेल हो, नारायण प्रजापति जी हों, तमाम हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष, सारे लोगों ने संघर्ष किया, जेल गए। एक बार हम लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट का घेराव किया, 20,000 लोग थे, 2022 की बात है। हम पे लाठीचार्ज हुआ, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था। 4 बार मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया, 200 से ज़्यादा विधानसभा पदयात्रा करी, 18 केस हम लोगों पे लादे गए, अलग अलग कम से कम 12 जिलों में हम पे केस रजिस्टर्ड है। तो लंबे समय से संघर्ष करने का नतीजा है आज मध्य प्रदेश में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भले नहीं कर पा रहे। मूवमेंट का असर है। देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक के बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, कि मैं ओबीसी की माँ का बेटा हूँ। कभी वो ओबीसी में वो नहीं बोलने के तैयार थे। आज आंदोलन का असर है। आज जनगणना रुकी हुई है, जनवरी में होना थी, इस बार 2025 में नहीं हो पा रहे। हम दबाव बनाए, जनगणना अगर बिना ओबीसी कॉलम जुड़े होगी तो हम आंदोलन करेंगे। तो आज विपक्ष में मजबूती मिली है, तो हमारे संघर्ष के कारण सड़क से लेकर हम लोगों ने सदन तक आवाज़ को बुलंद करने के लिए नेताओं को और भारत की जनता को तैयार करके सामने खड़ा कर दिया है। अगर ओबीसी की जनगणना होती है तो इससे नहीं लगता कि जातिवाद टाइप की जो चीज़ें होंगी वो फिर से मतलब आंदोलन, आपके जो विरोधी हैं जैसे जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, वो भी फिर इस बारे में कहेंगे कि 27% आरक्षण इनको नहीं मिलना चाहिए। ऐसी भी बातें सामने आ सकती हैं इस चीज़ में। देखिए, आप बहुत अच्छी बात पूछे हो, और मैं आज देश के लोगों से आपके इस चैनल के माध्यम से, ये आपके चैनल में हम लोग देवी अहिल्याबाई होलकर की एक कर्मभूमि है, इंदौर मालवा का क्षेत्र, ये सेकंड मुंबई है और प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ से हम देश के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, जाति के जनगणना से किसी भी जाति, धर्म, किसी संप्रदाय को कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें कॉलम जुड़ेगा कि ओबीसी वर्ग में कौन सी जाति के पास कितनी संपत्ति है, कितने उसके घर में नौकर है, कितनी उसके पास जमीन है, उसका आर्थिक, सामाजिक, उसका परिवार का परिवेश कैसा है, उसको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की जरूरत है, पूरा एक्सरे होगा, समाज का निकल के आएगा। इससे आगे जो योजना आयोग में केंद्र सरकार में जो पॉलिसी बनती है, जो योजना जमीन पर संचालित होने के लिए वहाँ एसी के बंद कमरे में बैठ के बना रहे हैं, वो वहाँ न करके समाज की जो रचना निकल के आएगी कि क्या क्या नीड्स समाज को है, वो उस ओबीसी की जाति गणना के बाद क्लियर होगा। सभी जाति धर्म को उसमें न्याय मिलेगा। और आपने कहा जनरल कैटेगरी लोग नाराज हो जाएंगे, भाई जनरल कैटेगरी लोगों को भी हम वोट दे रहे हैं। उनको लगातार हम ही राजा सत्ताओं में बैठे, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तब भी हम उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे थे, अभी भी हम उनको नेतृत्व दे रहे हैं। और सारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से बड़े बड़े प्रमुख सचिवालय से लेकर भोपाल बबल्ला भवन से लेकर जिला कलेक्टर तक लगभग उनकी संख्या मैं कहना चाहता हूँ 70-80% है। हमें कोई उसमें गुरेज नहीं है, अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे वर्गों को भी न्याय दो। और आपको मिर्ची नहीं लगना चाहिए कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि सामान्य वर्ग में भी जो गरीब है वास्तव में, वो
गरीबों को ईडब्ल्यूएस का जो दिया गया है रिजर्वेशन, क्योंकि सबके लिए था ओबीसी एसटी की, लेकिन उन गरीबों के लिए जो योजना बनाई थी सामान्य वर्ग के, उन गरीबों को लाभ नहीं मिला। एसडीएम और तहसीलदारों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्री विधायकों ने अपने नातेदार रिश्तेदारों के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाकर उसका लाभ लिया है। मेरे पास ऐसे हजारों उदाहरण है, मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूँ। उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। ये पूंजीवाद हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। इसमें किसी भी जाति धर्म का कोई विरोध नहीं है। एक्सरा हो जाएगा तो सभी के सामने आंकड़े आएंगे और सभी को न्याय मिलेगा। अभी हाल ही में एमपीपीएससी के खिलाफ विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, जो आंदोलन करीबन 7 से 8 दिन तक चला। मुख्यमंत्री ने एक टीम गठित करके उन्हें अपने कार्यालय बुलाया मिलने के लिए, और अगले ही दिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसको ओबीसी महासभा किस तरीके से देखती है? देखिए, उस समय हम 16 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर की हमारी 8 दिवसीय पदयात्रा बुंदेलखंड के टीकमगढ़ से चल रही थी, और उसी समय ये आंदोलन चालू हुआ इंदौर में। हमारे यहाँ पे ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष तिलक सिंह जी और गोपाल प्रजापति जी हैं, वो भी उसमें शामिल हुए थे। और यहाँ पे इंदौर की जो टीम ने मेहनत की लगातार, वो भी 6-7 दिन आंदोलन चला। मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे हम उस पद यात्रा में। हम रात को जब भी रात में हम जहाँ रेस्ट लेते थे तो पूरा वीडियो दिन भर की खबर देखते थे। काफ़ी जोश था युवाओं में, काफ़ी रोष था। और मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ वास्तव में ही अन्याय हो रहा है। ये कोई पार्टीगत बात नहीं है, ना कोई हम किसी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। इतने बड़े बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे भविष्य भारत का नहीं, मध्य प्रदेश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए से कैरियर बनाने के लिए अपना घर परिवार दांव पे लगा के, लाख रुपए कोचिंग में लगा के तैयारी कर रहे हैं। 5-5, 6-6 साल में तो एग्जाम हो रहा है। एग्जाम का रिजल्ट सही समय पर नहीं आता, परीक्षा रद्द हो जाती है, परीक्षा लीक हो जाते हैं पेपर। उसके बाद बच्चे मानसिक रूप से, उसके बाद प्री में मीन्स के बाद इंटरव्यू नहीं होता। तो बच्चों की मांग थी कि समय पे जो परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट जारी हो। जो 87-13 का फार्मूला, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंटों का रोजगार, जो बेरोजगार थे उनका भविष्य अधर में लटका था। तो जन आंदोलन हुआ। और जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया, उनके डेलीगेशन को मैं भी देख रहा था, और सब कुछ नॉर्मलाइजेशन रहा, बच्चों ने खूब कोऑपरेट किया। अगले दिन जो घटनाक्रम हुई, सब पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश सन्न रह गया। इस प्रकार से उन एफआईआर काटी गई, जेल में डाले गए। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अभी तक मध्य प्रदेश में देश में जितने मुख्यमंत्री बने उनमें शायद इतने पढ़े लिखे व्यक्ति मुख्यमंत्री हों। इतनी डिग्रियां होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव के पास, उनके बाद उनका जो रवैया था, वो जो युवाओं के साथ जिस प्रकार से षड्यंत्र करके उनके ऊपर मुकदमा करके जेल में डाला गया, ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये पॉलिटिकल, चूंकि लोगों को पहले भुला के एक सहानुभूति बटोर लेना और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर फिर एकदम अटैक करके भविष्य में कोई आंदोलन ना कर पाए, एक मानसिक टॉर्चर देकर उनका मनोबल गिराने का ये दुस्साहस किया गया। इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हमने ज्ञापन भी दिया था 23 तारीख को भोपाल में, और आगे भी हमने अभी 13 तारीख को फरवरी में फिर ज्ञापन दे रहे हैं। इस मुद्दे को शामिल करेंगे। और उससे भी बड़ा घोटाला जो रिजल्ट आया है, उसमें नेताओं के, मंत्रियों के सबसे ज्यादा लड़के मेंस में जिनके कम नंबर थे उनको इंटरव्यू ज्यादा अंक देकर 90% नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को अपर कलेक्टर, तहसीलदार, जनपद सीओ बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठा दिया। जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जो आम परिवारों का बच्चा था, वो आज भी संघर्ष कर रहा है। ये मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ सरासर अन्याय है, और ये इसका पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की और मोहन यादव की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। और मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग रामकृष्ण कुसमारिया जो आयोग के अध्यक्ष, उनके पास गए दमोह, उनको बोला, वो रो रहे थे, कह रहे थे इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा। और लखन पटेल हैं जो पशुपालन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनने भी इस पे राय दिखाई के गलत हो रहा है। ये जो पूरा आंदोलन था, उसका संचालन कुछ कोचिंग संस्थानों ने किया था, जिनके संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया, उनके कोचिंग तोड़ने तक की बात सामने आई थी। तो क्या ये पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा था इन लोगों का आंदोलन समाप्त करने का? क्योंकि आंदोलन समाप्त करने का मेन जो सरकार ने कहा था कि आप आंदोलन समाप्त कीजिए, सीएम आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके अगले दिन ही उनको गिरफ्तारी और ये सारी चीज़ें हो गई। तो फिर आंदोलन समाप्त करने का कोई, कोचिंग संचालकों को धौंस इसलिए दी जा रही है कि वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग हो रही है, और चूंकि उनके मार्गदर्शक कौन है, कोचिंग संचालकों के गुरु, वो जब
मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, आप भी स्टूडेंट रहे, सारे लोग अपन, तो कहीं ना कहीं समस्या आती है तो अपने टीचर अपने गुरु को बताता है स्टूडेंट, तो गुरु फिर उनको मार्गदर्शन करता है, उनसे अनुरोध बनाए, उन्होंने किया, सरकार से नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता तैयार किया। अब ये तो तानाशाही चल रही है देश में, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से लोगों को डराया जा रहा है, इस प्रकार से प्रशासनिक कार्रवाई करके लोगों के घरों को, मकानों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। तो इसके लिए जो सरकार में बैठे सारे नेता जिम्मेदार हैं, और ये पॉलिटिकल वो है प्रेशर कि भविष्य में कोई हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ कोई आंख ना दिखा पाए, हमारा कोई विरोध न कर पाए, ये सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। अब दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि युवा सड़कों पर निकल चुका है, कोई जन आंदोलन खड़ा होगा। इसमें ओबीसी महासभा, हम जितने भी सामाजिक न्याय के संगठन के लोग हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं वास्तव में जो समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, उनको सबको इसमें साथ देना चाहिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या इससे ओबीसी महासभा कोई समस्या है? देखिए, ये भारत देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं और मैं सभी के धर्मों का सम्मान करता हूँ। और भारत का एक संविधान है, संविधान के अंतर्गत सभी को अपनी अपनी बात कहने का स्वतंत्र अधिकार है। आप पहले मैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहना चाहता हूँ, वो छतरपुर जिले के उनका जो गांव है, उस गांव में ही इनके भाई का तांडव मचा हुआ है। इनके भाई वहाँ गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे, पिछड़े दलित आदिवासी की लड़की की शादी में पिस्टल लहराकर आतंक मचा रहे थे। पहले आप अपने गांव को हिंदू राष्ट्र बना के बताओगे, तब आप हिंदू राष्ट्र की बात करिएगा। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये संत के चोला में आकर राजनीति के साथ साथ समाज को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। ये भारत देश है और जहाँ पे 150 करोड़ आबादी की सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसको भारत देश बना रहने दें। जो जिस धर्म में आस्था रखता है उस धर्म में उसकी आस्था बनी रहने दें। देश को बांटने का और देश में उपद्रव फैलाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री ना करें। हमको आपत्ति नहीं है कि भारत के संविधान को आपत्ति है, संविधान को हम लोग सभी मानने वाले हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद विधायक हो, सब भारत के संविधान से चल रहा है, देश भी संविधान से चल रहा है। संविधान को बनाने के लिए हम लोग रात दिन बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी पर धीरेन्द्र शास्त्री को चलना चाहिए, क्योंकि संविधान ही धीरेन्द्र शास्त्री की रक्षा कर रहा है। अगर ब्लैक कमांडो लगे हैं सुरक्षा में, वो संविधान की ताकत की वजह से उनको ब्लैक कमांडो सुरक्षा दे रहा है। ये धीरेन्द्र शास्त्री को समझ लेना चाहिए। इसके खिलाफ हमारी शुरू से उनके खिलाफ ये हमारा मिशन है। इस प्रकार से आप समाज को बांटने तोड़ने का काम करोगे तो उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आपका विरोध करेंगे। हम सभी जाति धर्म संप्रदाय का सम्मान करते हैं। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा देश में नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी एक बयान आया था कुंभ को लेकर के कि मुस्लिम वर्ग को कुंभ में ना आने दिया जाए, और जब हादसा हुआ, जो इंसिडेंट हुआ कुंभ में, उसके बाद मुस्लिम वर्ग ही वहाँ पे भंडारे सेवाएं दे रहा है, जो इंसिडेंट में मारे गए जो उनके परिवार के लोग हैं। तो क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री का बयान गलत था कि मुस्लिम वर्ग को कुंभ में प्रवेश ना दिया जाए? एक बात की और मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। इनका गांव है छतरपुर जिले में, वहाँ पे इनका जो शुरू से इनकी जो ग्रोथ हुई है ना, करेक्ट, उनमें एक डॉक्टर है मुस्लिम समाज के, इनके मित्र हैं, इनके मित्र ही हैं जो मुस्लिम हैं। उन्होंने इनको फंडिंग करी, इनकी बहन की शादी में पैसा लगाया। करेक्ट। इनका पूरा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम छतरपुर में बहुत आंदोलन करके आगे बढ़े। हम उनकी पूरी जमीन गांव तक इनके गए हैं। वहाँ पे इन्होंने गरीबों के मकान तोड़वा दिए, और वो मंदिर भी ओबीसी समाज के यादव परिवार का था, उनके मकान तोड़वा दिए, मंदिर पे भी कब्जा करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और मुस्लिम का वो बता रहा ना, मुस्लिम इनको आगे बढ़ाने वाला। अभी कुछ दिन पहले आप उनकी हेलीकॉप्टर उसमें फ्लाइट में फोटो आई थी, कौन से मुस्लिम देश गए थे, वहाँ पे इनकी बाकायदा मेहमानी हुई। इधर मुसलमानों से लड़ा रहा है, मुसलमानों से दोस्ती भी कर रहे हो, मुसलमानों से आप आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ आवाज भड़का रहे हो। मुसलमानों ने वहाँ जब कुंभ में भगदड़ हुई तो हमारे संतों ने इतनी मदद नहीं कर पाई जिससे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने भंडारे खोले, लोगों की मदद करी। तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ये देश सभी जाति धर्म का है। ये गंगा यमुना की एक बड़ी वो है मिलन देश में। गंगा जमुनी जो तहजीब जिसको बोलते हैं,
उस पर देश को कायम रहना चाहिए। संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, और आपको राजनीति करना है तो आप संत का चूल्हा छोड़कर आप किसी पार्टी में टिकट ले लीजिए, राजनीति करिए। ये मेरी सलाह धीरेन्द्र शास्त्री जी को है। ओके। अभी जो एमपी प्रोटेस्ट हुआ उसको जो समाप्त करने के लिए एमपी सरकार और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर छात्रों को आश्वासन की राजनीति में उलझाकर धोखा दिया है, या फिर वो वास्तव में उनकी मांगों पर काम कर रहे हैं? धोखा नहीं, महाधोखा दिया है। क्योंकि आंदोलन दबा कर अभी जैसे एमपीपीएससी का रिजल्ट बाद में घोषित हुआ, इसमें आपने देखा कि मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, विधायक, सांसदों के रिश्तेदार, उनके बच्चे और ब्यूरोक्रेसी, मैं मध्य प्रदेश में कम से कम ऐसे 50 अधिकारियों को जानता हूं जिनके बच्चे, वो बाप अगर प्रमुख सचिव वल्लभ भवन में बैठा हो, उनका लड़का एसडीएम है, करेक्ट, डीजीपी है मान लो कोई, या पुलिस में कप्तान है तो उसका लड़का थाने में टीआई है। ऐसे में 50 अधिकारियों मध्य प्रदेश में 55 जिलों में काम कर रहा हूँ। उन सारे अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठ रहे हैं, और गरीब का बच्चा जिसके अंक ज़्यादा हैं उसको एकलव का अंगूठा काट कर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। अब ये आंदोलन चूंकि चलता, उस आंदोलन के चलते बीच में अभी रिजल्ट आना था तो और आग लगती, मतलब आप समझिए थी। तो सरकार को पता था क्या होने वाला है, प्यार मोहब्बत से बुला के पुचकार के आंदोलन को ठंडा करके बाद में मुकदमा इसलिए लादा गया क्योंकि 4 दिन बाद रिजल्ट घोषित होना है, और रिजल्ट के बाद फिर और ज्यादा आग लगती। तो मोहन यादव सरकार और उनके पूरे मंत्रिमंडल, और मैं कहता हूँ उनके पूरे विधायक और मध्य प्रदेश सरकार की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनके बच्चे एमपीपीएससी में सिलेक्ट होना थी षड्यंत्र के तहत, उस वजह से पूरा षड्यंत्र कराया गया है। और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। 13 तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मध्य प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ सरकार ने और नेताओं ने, अधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। मंडल कमीशन की कितनी सिफारिशें सरकार ने लागू की हैं, कितनी बातें अभी भी अधूरी हैं, और मध्य प्रदेश में मंडल कमीशन की क्या स्थिति है? एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी, मैं आपको इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रानी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि सिंदौर की पावन भूमि से मैं देश के लोगों से और ख़ासकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, जानकारी ना हो तो पढ़ लेना। इस देश में मंडल कमीशन ही वो हथियार है जिससे पूरे भारत की हर वर्ग, हर समाज, हर युवा की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। 40 सिफारिश हैं। बीपी मंडल एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मोरारजी देसाई जी ने एक मंडल कमीशन बनाया 1977 में। उसकी 3500 से ज़्यादा जातियों को इकट्ठा करके पूरी मांगें उनने मंडल कमीशन में रखी और 40 उसमें पॉइंट बनाए। उन 40 में से मात्र अभी 2 मांगें पूरी हुई हैं, 38 मांगें अभी शेष हैं, और वो जिस दिन क्लियर हो जाएंगी पूरे देश की तस्वीर, तकदीर बदलेगी। इसमें किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी वर्ग का कोई नुकसान नहीं होने वाला। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और देश में एक समानता, एक भाईचारा और सभी को एक साथ बढ़ने का मौका मिलेगा मंडल कमीशन के बाद। 2 सिफारिशें पूरी हुई हैं। एक तो केंद्र से 27% आरक्षण का, दूसरा जो लोकल बॉडी में थोड़ा बहुत जैसे पंचायत, नगर पालिकाओं में जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है वो पूरी हुई है। अभी लोकसभा, विधानसभा में ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यहाँ पे लगभग शून्य स्थिति है, और धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी मिलना बाकी है। इसमें किसी भी जाति, धर्म को कोई नुकसान नहीं होगा। मंडल कमीशन का हमारा मिशन है। देश में 2 ही मिशन चल रहा है, देश में जाति की जनगणना और मंडल कमीशन। इसके बाद पूरे देश की तस्वीर बदलेगी। अभी जिस समय जो अभी विपक्ष में राजनीति चल रही है, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे लालू जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी के लड़के अखिलेश जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, स्टर्लिन साहब हों, तमाम देश के जो नेता हैं वो मंडल कमीशन, जाति गणना पे इस समय उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने आंदोलन करके खड़ा कर दिया है, और ये होकर रहेगा। आपको बता देना चाहता है, क्योंकि अब देश में कोई मुद्दे नहीं है। अगले 30-40 साल तक मंडल कमीशन क्या, मंडल कमीशन का मतलब है गरीबी अमीरी की खाई को खत्म करना, कम करना, कम करके उसको एक लेवल पे लाना। इस समय अब लड़ाई कुछ बड़ी नहीं बची। ये तो चूंकि पुराने मुद्दे हैं, छुआछूत, आरक्षण तो है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी अमीरी का। एक तबका बहुत बड़ा पूंजीपाती बन गया है, जो बैंकों को लूट लूट के विदेशों में ले जा रहा है, पूंजीवाद हावी हो रहा है। एक तबका 5 किलो राशन में और 1250 लालडी बहना में अपने जीवन का संघर्ष स्थापित कर रहा है, जिसमें की संख्या 80 करोड़ से ऊपर है। अब तो पूंजीवाद की और गरीब की जो लड़ाई है वो आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए लड़ाई है। इस मिशन में ओबीसी महासभा, जाति गणना, मंडल कमीशन
हम तीनों मिलकर इसको पूरे देश के लोगों के साथ साझा करके सबको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, एससी एसटी वर्ग को भी अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है, हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है, और हमारे मध्य प्रदेश में 60 से ज़्यादा विधायक हैं जो कि ओबीसी के हैं। तो आप कहते हैं कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो फिर असल में नाकामी किसकी है, सरकार की या फिर जो नेता हैं इसमें पार्टी में उनकी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। अभी मैं मध्य प्रदेश में आज अभी पेपर में आया उसको, आज मैं पेपर अभी गाड़ी में रास्ते में पेपर में आया है। एक सरपंच है दलित, उसने उसकी पंचायत ठेके पे दे दी। हाँ, ये नीमच जिले का मामला है। 500 रुपए के स्टाम्प लेकर नीमच जिले का मैंने मामला देखा है। उस दलित महिला सरपंच ने, एक वहाँ का कोई ठेकेदार है, उसको 500 रुपए में लिख के स्टाम्प पे दिया है कि सरपंच जी का ठेका तुम ले लो। वो अपने हिसाब से फर्जीवाड़ा कर रहा है। मैं खुद गाँव ग्रामीण से आता हूँ, हमारे क्षेत्र में ऐसी कम से कम 10 पंचायत हैं, SC ST के सरपंच हैं, लेकिन उनको गुलाम बना के रखा है। मेरे गांव में 2005 में सरपंच बना, अहरवाल समाज के नत्थालाल अहरवाल, हमने सरपंच बनाया। सरपंच बना के हम 5 साल उसके दरवाजे नहीं गए, भैया आप सील सिक्का पकड़ो, आप खुद सरपंच ही चलाओ। हमने गांव में अच्छे रोड वोडर डाली, काम किया। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि SC ST के जो लोग हैं उनको भी गुलाम बना के रखा है। और अब इस समय चुनाव में पैसा चलता है, जैसे पंचायत में कोई चुनाव लड़ेगा तो 25-50 लाख रुपए चाहिए। अब उस पिछला वर्ग के पास पैसा नहीं है, तो कोई पूंजीपति लोग, ठेकेदार है, कोई पिता का रिश्तेदार है, वो पैसा लगाता, पूरी पंचायत चलाता है। तो नाम के लाना पिछला वर्ग। मेरे गाँव के पास में एक पंचायत है, यादव समाज का वहाँ सरपंच है, वहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और वो उस पंचायत को पूरा डील करे। पिछला वर्ग का आदमी वहाँ सरपंच है, सील सिक्का सब उसके घर में रखे। आप कह रहे हैं कि जो पंचायत में सरपंच बनते हैं वो कई ठेके पे और इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये तो कई वर्षों से अपने भारत में होता आ रहा है कि जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी या फिर SC ST कैटेगरी, जब ओबीसी की या जब SC ST कैटेगरी या कोई वो आता है कि यहाँ से सरपंच सिर्फ SC ST का खड़ा होगा, तो जो पहले से सरपंच करते आ रहे हैं वो लोग उनको SC ST को बना देते हैं और वो खुद सरपंची करते हैं इस पेज में। देखिए, मैं अब गांव का उदाहरण से लेकर मैं आपको पूरा प्रधानमंत्री तक सिस्टम बता देता हूँ जो हम फेस कर रहे हैं, और आप भी आप उस पर थोड़ा एनालिसिस करना अपने चैनल के माध्यम से। भाई, एक व्यक्ति है जिसको गांव में सरपंची के लिए चुनाव में पैसा लड़ने के लिए मैं दे रहा हूँ, मान लो उदाहरण की मैं पूंजीपति व्यक्ति हूँ, उसको पैसा दी, उसने गाँव में पैसा दारू पैसा बांट बूट के सरपंच बन गया। अब उस गाँव में जितना निर्माण कार्य होगा, जो भी वहाँ राशि आएगी, उसका वो उसने हिसाब से नहीं चला पाएगा। हम उसको बोलेंगे, वो रिमोट पे चलेगा। इस समय देश में अभी पूंजीवाद हावी है, जिससे अभी पूरी गुजरात की लॉबी ने पैसा लगाया केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में पूरा 2013 से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। पूरे मीडिया से लेकर पूरा मैनेजमेंट किया। अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े और भी कई पूंजीपति लोग हैं गुजरात के। गुजरात में पैसा है, गुजरात में व्यापार है। वो चूँकि वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उनकी ट्यूनिंग थी उनके साथ, तो उन्होंने फंडिंग करी। अमित शाह जैसे, वो अमित शाह पहले मैं उनका इतिहास देखा हूँ, तो वो उसका काम करते थे, क्या बोलते हैं, शेयर बाजार मार्केट का। तो पूरा फंडिंग उन्होंने कराई, पूंजीपति उन्होंने पैसा दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी और RSS पूरी उनकी गिरफ्त में, और मैं कह सकता हूँ गोद में है। उन्होंने पैसा लगाया। अभी आप पूरा देश, अभी OBC के प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, मोहन यादव जी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है। पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी को लगाने वाले पूंजीपति लोगों को, वो उनके हिसाब से पॉलिसी बना रहा है। तो यहाँ पे श्रद्धा आदिवासी किसान मजदूर को कुछ नहीं मिलने वाला। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश को सेकंड गुजरात बन रहा है। आप आज इस इंदौर से आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे, और आप उसको खुद एनालिसिस करिए और सरकार जवाब दे। मैं बिल्कुल खुले मंच से ऐलान करके आरोप लगा रहा हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पर। यहाँ मध्य प्रदेश में 14 बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, यहाँ पे लाइट पैदा हो रही है। सिंगरौली में आप जाइए, पूरे MP में NTPC आप गाड़ा से लेके तमाम लगे हैं, पूरा गुजरातियों को दे दिया है, लाइट ठेके पे चली गई। पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली में बड़ी बड़ी कोयला की खदान है, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में बड़े बड़े, मैं वहाँ गया हूँ, पूरी कोयला की खदान उनके पास है। बड़े बड़े पूंजीपति, उनकी मालगाड़ी आ रही है, उनकी खदानें चल रही हैं, उनके बड़े बड़े हाईवे लगे हैं, पूरा ढो रहे हैं, तो पूरा कोयला लेके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक हमारा जिला ऐसा जहाँ पे हीरा मिलते हैं, उस जिले का नाम पन्ना में जो हीरा की खदान है, पूरे रिलायंस वाले को, अडानी अंबानी को पूरी खदानों की पूरे हीरा दिया जा रहा है। एक कटनी जिला ऐसा है, यहाँ कम से कम 21 प्रकार के खनिज जमा, पूरे 21 प्रकार के खनिज। वहाँ पे एक विधायक है, पूर्व मंत्री, क्या नाम उनका, संजय पाठक, और ये पूरे JP नड्डा के तक लोगों में इन्वॉल्वमेंट है।
भाई हमारे मित्र के उसमें डंपर चल रहा है एक वहीं से कटनी ये लेके उस खदान में पूरा लोहा ले जाके रायपुर ले जा रहा है, वहाँ पे सरिया बन रहा है, पूरा लोहा खींच के ले जा रहा है। नर्मदा जी की पूरी बालू, बड़ी बड़ी कंपनी आई हैं गुजरात से, पूरा इसका नर्मदा जी खोखला कर रही है। मध्य प्रदेश में अभी दूध का मैं बात कर रहा हूँ, दूध में एक जैसे अमूल कंपनी है गुजरात की, वो गुजरात से चालू हुई है। गुजरात में अभी पिछले साल मार्च के महीने में, फरवरी में, 1 साल पहले मिल्क फेडरेशन बनाया, और उसका पूरा जैसे भोपाल दुग्ध संघ है, सांची दुग्ध संघ है, उसका पूरा काम एक बड़े उसमें ऑर्गेनाइज कर दिया तीनों को, उसका अमूल वाले के साथ। अमूल वाले उसमें मैं मुख्य भूमिका में है, इनको पूरा टाई बना के मिल्क फेडरेशन बना दिया। और अमूल वाले गुजरात के लोग आए, उज्जैन में उसका बहुत बड़ा प्लांट बनाया, भोपाल में पूरा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। तो दूध पे कब्जा उनका है, रेता बालू पे कब्जा उनका है, बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का, कोयला की खदानों पर उनका कब्जा है, पन्ना हीरा की खदानों पर उनका कब्जा है, और पूरा लाइट की पावर प्लांट उनके पास कब्जा है। तो ये दूसरा सेकंड गुजरात बन रहा है। और मोहन यादव वो ही काम कर रहे हैं जो अमित शाह बोल रहे हैं। जो प्रमुख जो मध्य प्रदेश सरकार के जो सेक्रेटरी बने हैं PCS, वो अमित शाह की पसंद के बन के आए हैं। मोहन यादव जी किसी और को चाह रहे थे, या वो अमित शाह की पसंद के बन के आए। उन्हें तो पता भी नहीं था ना कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल पर्ची मुख्यमंत्री हुई है, तो जितने भी बने पूरा मुख्यमंत्री को कंट्रोल करके रखा है। तो भले अब यहाँ के यादव समाज के लोग या OBC के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा है, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ उनको, उज्जैन में हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत लंबे समय से मैं प्रदेश में काम कर रहा हूँ। मोहन यादव जी, आप देखिए प्रमुख सरकार के चलाने के 4 विभाग होते हैं। एक होता है गृह मंत्रालय जो CM के पास है, दूसरा होता है सामान्य प्रशासन विभाग, अधिकारियों का ट्रांसफर का वो CM के पास है, तीसरा विभाग होता है ये इसका जनसंपर्क विभाग, पेपर में क्या छपवाना नहीं लगवाना वो उनके पास है, और चौथा है गृह मंत्रालय हो गया, खनिज, उसके बाद खनिज, 4 मंत्रालय, खनिज पूरा मध्य प्रदेश खनिज उनके पास है। चारों विभाग CM के पास हैं, CM अमित शाह के पास है, और अमित शाह के साथ प्रमुख सचिव है। तो ये सेकंड गुजरात है। मैं देश में मध्य प्रदेश के नेताओं पर भी आरोप लगा रहा हूँ, और मध्य प्रदेश जनता को आग्रह कर रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो उन PSC के बच्चों को न्याय दिलवाया जाए। जो हमारा 70% का भी जबलपुर हाईकोर्ट से रास्ता खुला, उसकी भर्ती की जाए, और सभी को सामाजिक न्याय दिलाया जाए। और मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, वो उचित फैसले लें और सबको न्याय दिलाएं। किसानों की बहुत दुर्दशा है मध्य प्रदेश में, उनको भी न्याय दिलाएं, फसलों का दाम दिलाएं, वहाँ का कर्ज, किसानों का कर्जा भी माफ़ हो। जब गुजरात के अडानी अंबानी जैसे 16 लाख करोड़ लोग ले के भाग रहे हैं बैंकों में, तो यहाँ मध्य प्रदेश के किसानों का भी कर्जा माफ़ हो। ये हमारी बेसिक मांग है, तो ये समझने की बात है। मध्य प्रदेश में OBC की जनसंख्या कितनी है, और कितने पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, और OBC महासभा उनके लिए क्या कार्य कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मध्य प्रदेश में 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 50.9, ये हम नहीं बोल रहे, ये हमने 2021 में जबलपुर हाईकोर्ट से हमने रिट लगाई, सरकार से डाटा मांगा। शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिख के दिया हमारे वकीलों के माध्यम से जबलपुर में 50.9 उस समय संख्या थी। और उसके बाद आज 11 के बाद आज 25-15 साल और हो गए। अगर जनगणना हो तो 54% जाएगी, एक बात। दूसरा, मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं आपने बोला। आप मध्य प्रदेश की रोजगार वेबसाइट खोल के देखिए, 35 लाख पढ़े लिखे 12th से लेकर BA MA तमाम BTI अभी चपरासी की जगह आई 2 कोर्ट में, उसमें 20,000 लोगों के आवेदन आए, एक से एक बड़े डिग्री वाले, उसमें 10th मिनिमम था, BTech और तमाम ऐसी डिग्री वाले लोग आए। तो डिग्री करने से ही मतलब नौकरी मिले, उसमें स्किल्स का भी होना जरूरी है ना कहीं हद तक। तो हाँ, ये सवाल आप हमसे ना पूछ के अगर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री से पूछेंगे तो उसका वो सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये उनका ही सवाल है। मध्य प्रदेश में 35 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं मोहन यादव जी से भी, मुख्यमंत्री से, और जी हमारे जो विधायक मंत्री सांसदों से पूछना चाहता हूँ, वो उनकी विधानसभा में जाते हैं, लड़के रोजगार के लिए आवेदन देते हैं, सरकार के पास क्या पॉलिसी है? अभी वो चैनल में मेरे से पूछा, मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो गांव गरीब मतलब से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं किसान भी हूँ, छोटा मोटा बिजनेस स्वास्थ्य सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं गांव में अगर सरकार मेरे से सब पूछे, मैं अभी छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में 5 रुपये किलो में गोबर खरीद रही सरकार, गाय रोडों पे कम है, बाहर पंचायत में गोबर खरीदी केंद्र हो गया चालू, वहाँ पे गोबर से गोबर खाद बन रहा है, और उसकी गोबर गैस बना रहा है वो, तो रोजगारी पैदा हो रहा है। और गाय माता सड़कों पे मारी फिर रही है, उस पर कंट्रोल है। गाँव में किसानी कृषि के क्षेत्र में इतना रोजगार पैदा हो सकता है।
ये कभी मेरे को IIT खड़गपुर के एक प्रोफेसर मिले, मेरे को पुस्तक दी, मैंने अपने बेटे को दी है। उसने कहा भाई साहब इसमें इतना सेक्टर में पूरा पढ़ा, मैं जान भी रहा हूँ। मैं अनूपपुर यूनिवर्सिटी में गया, भाई के वो है प्रोफेसर, वहाँ उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के अंदर इतना अच्छा कैंपस तैयार किया है, लेमन ग्रास से लेकर जैविक खाद से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें पैदा कर रहा है। कम से कम 25 लोगों को रोजगार दे रखा उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अनूपपुर में, अमरकंटक में। मैं वहाँ पूरा सर्च करके आया, उसकी फोटो वोटो मेरे पास वीडियो है। तो सरकार चाहे, मोहन यादव पढ़े लिखे हैं, कृषि में बहुत सारा रोजगार पैदा हो सकता है। दूध की श्वेत क्रांति है, गाँव गाँव कमेटी बनाकर लखन पटेल जी ने हमसे, हमारे निवेदन पर मंत्री जी ने प्रयास किया है, बहुत सारी पंचायत में उन्होंने कमेटी बना दी है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। गाँव गाँव मेटर रोड जाए तो दूध खरीदी से रोजगार पैदा होगा, एक दूध डेयरी का फेडरेशन तैयार हो। दूसरा फूड इंडस्ट्री हमारे यहाँ, जैसे मध्य प्रदेश का गेहूं, मैं अभी दिल्ली गया, दिल्ली में लिखा है वहाँ सोनर में अशोक, मध्य प्रदेश का यहाँ पे हमारे अशोकनगर में गेहूं पैदा हो रहा है, अशोकनगर का सरबेती गेहूं का आटा उपलब्ध है, किराने की दुकान बोर्ड लगा है। करेक्ट। तो भाई जब नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और बाबा रामदेव मिलकर फूड इंडस्ट्री वहाँ लगा, नहीं तो ये सरकार थोड़ी ना कर रही है, तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, वो अपना स्टार्टअप चालू कर रहा है, वो अपना बिजनेस चालू कर रहा है। जैसे यहाँ से अशोकनगर से उन्होंने गेहूँ लिए और अपने पैकेट्स में और उसमें किया, ये तो सरकार थोड़ी ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं पैदा अच्छा हो रहा है, धान पैदा हो रही है, मक्का पैदा हो रही है, चना पैदा हो रहा है, सोयाबीन पैदा हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में आप जाइए अनूपपुर में और डिंडोरी और मंडला में, और कोदो कुटकी जिसको बोलते हैं, कुटकी कोदो जो मतलब खाने के लिए जिसको बोलते हैं मोटा अनाज, हाँ बहुत अच्छी पैदा हो रही है। तो उसके क्या प्लान, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। तो वहाँ किसानों को बहुत रोजगार मिल सकता है, मेरा सरकार से सुझाव है। दूसरा एक और मेरी बात है, आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, अभी स्किल डेवलपमेंट कौन चलाता है? पॉलिसी सरकार बनाए पॉलिसी भाई, जिसको बेल्डर फटर का काम बेल्डर फटर का काम दिखाए, जिसको प्लम्बर का काम करना है प्लम्बर का काम सिखाए, जिसको फूड में काम करना है तो फूड की कोई उसकी यूनिट लगवाए। सरकार स्टार्टअप के लिए पैसे दे, सब पैसे उनको बड़े बड़े पूंजीपतियों को, नातेदार रिश्तेदारों, विधायक मंत्री और अधिकारियों के बच्चों को। मैं अभी देखा हूँ भोपाल में एक IAS अधिकारी है, उनने सिटी के बाहर कम से कम 10 बीघा में भैंसों का गाय का फार्म हाउस खोल रखा है, कम से कम 50 भैंस गाय, बढ़िया क्वालिटी का दूध पैदा हो रहा है, बोतलों में भरा हो रहा है, पैक A1 B1 क्वालिटी बना के पूरा मशीनों से पैक होता है, मशीनों से पूरी पैकिंग को गाड़ी में रख के वो पूरे भोपाल के IAS लॉबी को और IPS बड़े अधिकारियों के पास दूध जाता है उनका। ये सब क्यों? गाँव गरीब के बच्चे भी तो कर सकते हैं भाई, आप नेता अधिकारियों तो सरकार उसमें मदद कर रही है। स्टार्टअप इंडिया करके, स्टार्टअप इंडिया करके कई सारी स्कीम्स हैं जो सरकार चालू कर ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनमें स्किल्स की कमी होने के कारण उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं, खाली वो डिग्रियाँ ले लेते हैं। जैसे ये बात सही है क्योंकि 11th 12th कॉलेज ये सब एक डिग्रियाँ ले ली हैं, इसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके पास या तो इंग्लिश स्पीकिंग की कमी होती है या फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ स्किल्स की उनकी कमी होती है, तभी उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। अभी इसका मैं एक और आपको जवाब देता हूँ। जैसे अभी लोगों को सिर्फ साक्षर कर रहे हैं, शिक्षित नहीं कर रहे। शिक्षित का मतलब उसको हुनर सिखाओ, करेक्ट, उनका दिमाग खोलो, उनको कुछ क्रिएटिव चीज़ें सिखाओ। ये सरकार का काम है, ना कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र हर जिले में खोले। कागजों में चल रहा है, मैं इसका प्रैक्टिकल हूँ, आपको मैं 50 जगह जाकर दिखा सकता हूँ। वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए भाई, उसका क्या इम्प्लीमेंट? कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। सरकार उस पर ध्यान दे। मैं सरकार की बुराई ही नहीं कर रहा हूँ, सरकार का प्रयास है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको लागू करे तो बहुत सारा रोजगार पैदा हो सकता है। सरकार इसमें प्रयास करे, समाज भी साथ दे। और जब आप गांव में जाओगे, लड़कों से मिलोगे, उनको सपने दिखाओगे, उनको जब फंडिंग करोगे, बैंकों से जोड़ोगे तो बूम होगा, ऐसा नहीं है। और जितने भी देश में क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, चाहे देश की राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर सारे, ज़्यादातर 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से ही, गांव से निकल कर संघर्ष करके बड़े बड़े उस पर पहुंचे हैं, प्लेटफॉर्म पे। गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सरकार निखार कर उचित प्लेटफॉर्म दे, ये हमारी मोहन यादव जी सरकार से मांग है। OBC महासभा का भविष्य क्या है और क्या ये संगठन एक राजनीतिक दल में बदलेगा या फिर सामाजिक आंदोलन तक सीमित रहेगा? जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब किसी को लग रहा था कांग्रेस पार्टी आएगी, सरकार बनाएगी। आंदोलन से नेता तैयार होते हैं, नेताओं से समाज जुड़ता है, और समाज में फिर लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो वही चेहरे मोहरे आगे लीडिंग पावर में आते हैं। जैसे मैंने बोला, अभी जिला पंचायत के सदस्य हमने 42 आंदोलन से हमारे से निकल के बने, 700 सरपंच बने, 150 जनपद बने, 2 जनपद अध्यक्ष बने, ये आंदोलन से बने हैं। OBC महासभा एक वो प्लेटफार्म है जो सामाजिक न्याय भी दिलाने के लिए काम कर रहा है। महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक
पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। और ओबीसी महासभा लीडरशिप अपने आप जो आंदोलन में आता है वो लीडर बनता है। आने वाले भविष्य में हमारी अगर जो मांगें पूरी नहीं हो, हम सभी राजनीतिक दलों को ज्ञापन दे चुके हैं, इन पे काम नहीं होगा तो भविष्य में हम राजनीति का रास्ता भी हम लोग अपने लोगों के लिए तैयार करेंगे। अगर युवा आपके संगठन से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? इसका एक तो हम लोगों ने इसकी वेबसाइट तैयार करी, ओबीसी महासभा ऑनलाइन सदस्य बन सकता है और 20 रुपये में सदस्य शुल्क है, 100 रुपये में एक्टिव सदस्य है। उसको आई कार्ड बनेगा, उसको हम लोग हर रविवार को हमारा कैडर प्रशिक्षण चलता है, उसको जागृत करेंगे। हमारे पास पुस्तकें हैं, कैडर की पुस्तक है, उसको जोड़ेंगे, समझाएंगे। और मैं तो कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग छात्रों से भी जा कर कॉलेज में बात कर रहे हैं कि भाई आपके जीवन में देखिए, मैं एक और आपकी चीज़ अलग से बात करना चाहता हूँ। जुड़ा क्यों और जुड़ने के बाद क्या फ़ायदा होने वाला है। इस देश के अंदर जिस व्यक्ति के जीवन में कोई विजन और मिशन नहीं है, वो पशु के समान उसकी ज़िंदगी है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं खासकर युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में हर आदमी अपना पहले सपना देखता है, उसके लिए प्रयास करता है। हमारे युवाओं में इतनी बुद्धि अभी सरकारों ने शिक्षा के माध्यम से नहीं तैयार करके विजन मिशन तैयार करा है। तो मैं मध्य प्रदेश के खासकर लोगों से, देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, मेरी 47 साल उम्र हो गई, एज ए डॉक्टर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए एक्टिविस्ट, एजुकेटेड पर्सन, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के लिए एक मिशन तैयार करिए और मिशन में रात दिन आप लगन से काम करिए। ईश्वर, प्रकृति, परिवार, समाज सब आपका साथ देगा। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने इसमें 21 प्लेटफार्म तैयार किए हैं। हेल्थ एजुकेशन से लेके तमाम हमने जैसे वकीलों की टीम बनाई है, हमने अलग जो स्कूल चला रहे हैं उनको एजुकेशन सिस्टम में जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस के लिए हम लोग एक कॉर्पोरेट सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें बिजनेस के माध्यम से लोगों को बढ़ाएंगे। हम उस पर फार्म भरते हैं, उसमें हम चूज का एक कॉलम दिया है, रुचि आपकी किस सेक्टर में रुचि है उसी सेक्टर में बढ़ाएंगे। हमारे मिशन से जो जुड़ेगा, जो उसके सपने होंगे, हम उसी सपने के लिए हमारा ओबीसी महासभा, हमारी जो पूरी टीम है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बृजेश जी, आपने हमें इतना समय दिया और निश्चित ही आपकी जो भी मांगे हैं वो सरकार मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को भी, आपकी पूरी टीम को भी, और ये सामाजिक मुद्दे को लेकर आप हमको बुलाए, हमको सम्मान दिया। और हम आशा भविष्य में भी आपसे करते हैं कि आप सामाजिक मुद्दों पे जनता को जागरूक करने के लिए, सरकार सत्ता को पूरा समाज का सच आईना दिखाने के लिए आपकी टीम अच्छा काम कर रही है। हमारी शुभकामना है, आगे भी हम आपसे जुड़कर और सामाजिक मुद्दों पे हमेशा साथ में बने रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हो मध्य प्रदेश।